हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सीबीएल क्लासेस में। जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा ही उम्दा और महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है, जिस टॉपिक का नाम है स्केलेटन सिस्टम उत्सर्जन तंत्र। आज हम इसके उत्सर्जन तंत्र के एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखेंगे और आज हम बहुविकल्पी में ऐसे प्रश्नों पर बात करेंगे जो चाहे बोर्ड एग्जाम हो या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे यूपी लेखपाल, आईसीएआर और साथ ही साथ जो है इन जैसी कई प्रतियोगी परीक्षाओं में हर वर्ष पूछे जाने वाले प्रश्न इससे आते रहते हैं। तो वीडियो यकीनन बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाली है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है कि क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि गुर्दे, जिसको हम वृक्क या किडनी कहते हैं, कि निस्यंदन की इकाई हो कौन सी है। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन इसमें एक्सॉन, दूसरा नेफ्रॉन, तीसरा न्यूरॉन और चौथा है पीथ फाइबर। तो इसमें जो आपका आंसर सही है वो है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो होती है उसे गुर्दे या वृक्क किडनी के निस्यंदन की इकाई कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन जो है फिर क्वेश्चन वहीं घुमा के आ गया कि गुर्दे या किडनी का कार्यात्मक यूनिट या इकाई कौन सी है। तो वो है नेफ्रॉन, जिस क्वेश्चन को अभी हमने पढ़ा। आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो उसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। यानी मानव शरीर का कौन सा अंग है जो उसके शरीर में जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। क्या वो हृदय है? नहीं। यकृत है? नहीं। गुर्दे और फेफड़े तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, वो गुर्दा है। ठीक है, चूँकि हम उत्सर्जन तंत्र पढ़ रहे हैं तो डायरेक्ट उत्सर्जन तंत्र पे हमारा जो है उत्तर सही हो जाएगा। ऐसे तो उत्सर्जन तंत्र हमारे फेफड़े भी होते हैं, हमारी त्वचा भी होती है। ठीक है, तो ये जो है, लेकिन इसमें हमारा जो मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, मेन उत्सर्जन तंत्र होता है, वो हमारी किडनी ही होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्त कि मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है। मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? कैडमियम, लोहा, कोबाल्ट या कार्बन। जैसा कि कैडमियम जो होता है, कैडमियम के प्रदूषण के कारण मानव में गुर्दे का रोग हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपोहन, जिसको हम इंग्लिश में डायलाइसिस कहते हैं, डायलाइसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? तो चलिए, क्या किसकी क्रिया को? फेफड़े को? नहीं। हृदय? नहीं। यकृत? नहीं। जी, गुर्दे, जिसको हम किडनी कहते हैं। आपने सुना होगा किडनी अगर सही से काम नहीं करती है तो इसके लिए एक चिकित्सा विधि का प्रयोग किया जाता है जो कि आर्टिफिशियल मेथड है और उसे हम कहते हैं डायलाइसिस या अपोहन की क्रिया। ठीक है, ये केमिस्ट्री का भी बड़ा उम्दा टॉपिक है, आप इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कहता है कि निम्न में से कौन सा काम गुर्दा नहीं करता है। निम्न में से कौन सा काम हमारा गुर्दा नहीं करता है? रक्त पीएच का नियमन, शरीर से उपापचयी अपशिष्ट पदार्थों को निकालना, यानी अपशिष्ट बेकार पदार्थों को निकालना, प्रतिरक्षी तत्वों का उत्पादन या रक्त में पराशरीर दाब का नियमन। तो इसमें जो है प्रतिरक्षी तत्वों का उत्पादन ये नहीं करता है, बाकी हमारे गुर्दे का हर एक काम सही है। रक्त का पराशरीर दाब का नियमन करता है, शरीर में उपापचयी अपशिष्ट का निष्कासन करता है, रक्त पीएच का नियमन करता है, और ये जो एक काम है प्रतिरक्षी तत्वों का उत्पादन, ये नहीं करता है। रोगों से लड़ने के लिए किसी तत्व का उत्पादन गुर्दा नहीं करता। 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7वां क्वेश्चन कहता है कि स्तनधारियों में उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में से कौन सा अवयव करता है।
स्तनधारियों में उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में से कौन सा अवयव करता है? बड़ी आंत? नहीं। उत्सर्जन का कार्य पूछ रहा हमसे। गुर्दे हो सकता है, फेफड़े ये भी हो सकता है, और जिगर, यकृत ये भी हो सकता है, लेकिन जिस टॉपिक पे हम चल रहे हैं वो हमारा टॉपिक है हमारा यकृत यानी वृक्क जो है क्या करता है? उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सारे क्वेश्चन हमने बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चनों में से सीरीज को तैयार किया है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है मानव शरीर के गुर्दे, जिसमें इनमें से कौन सा कार्य करते हैं? मानव शरीर के गुर्दे इनमें से कौन सा कार्य करते हैं? हमारे गुर्दे कौन सा कार्य करते हैं? उत्सर्जन का कार्य करते हैं, श्वसन का, पाचन का, परिवहन का। तो इन तीनों ऑप्शन को तो कट कर दीजिए और क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है ए। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 ना, कि हमारा जो गुर्दा है वह उत्सर्जन का कार्य करता है। कौन सा कार्य करता है दोस्त? उत्सर्जन का। आगे बढ़ते हैं। गुर्दा मतलब, अगर मैं गुर्दा बोलूँ तो इसका मतलब है कि मैं किडनी की बात कर रहा हूँ, वृक्क की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से मानव शरीर की किस प्रणाली से नेफ्रॉन संबंधित है? निम्नलिखित में से मानव शरीर के किस प्रणाली से नेफ्रॉन संबंधित है? परिसंचरण प्रणाली से, उत्सर्जन प्रणाली से, जनन प्रणाली से, या श्वसन प्रणाली से? श्वसन प्रणाली तो काट दीजिए, नेफ्रॉन पूछ रहा है। जनन प्रणाली भी काट दीजिए और परिसंचरण प्रणाली भी काट दीजिए। आपका जो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से मानव शरीर की किस प्रणाली से नेफ्रॉन संबंधित है? नेफ्रॉन के बारे में पूछा है तो क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आज हमने 30+ क्वेश्चन को कराने से आपसे वादा किया है, तो करा के जाएंगे सारे क्वेश्चन, बिल्कुल भी जो है टेंशन मत लीजिएगा। निम्नलिखित में से मानव शरीर की किस प्रणाली से नेफ्रॉन संबंधित है? वही क्वेश्चन है उत्सर्जन प्रणाली से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, है ना। 9 तो हो चुका था, 10वां। जब रक्त, देख लीजिएगा, जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा हो जाता है तथा निम्नलिखित में से कौन सा अंग नहीं कार्य कर रहा होता है? जब ज़्यादा से ज़्यादा रक्त में नाइट्रोजनी पदार्थ एकत्रित हो जाता है, अपशिष्ट बेकार नाइट्रोजनी पदार्थ ज़्यादा से ज़्यादा जब हमारे रक्त में एकत्रित हो जाता है, तो कह रहे हैं कि कौन सा अंग कम कार्य करता है या कार्य करना कम कर देता है। ठीक है दोस्त, ये पूछ रहे हैं कि जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा हो जाता है तो कौन सा अंग कम कार्य करता है? तो 4 ऑप्शन आपके पास है। क्या यकृत कम काम करता है, या फेफड़े, वृक्क और हृदय? हृदय तो काट दीजिए, फेफड़े भी काट दीजिए, और जो है यकृत यानी वृक्क हमारा जो है कम कार्य करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। 11वां क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं कि मानव वृक्क, जिसको अश्मरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है। मानव वृक्क अश्मरी में पाया जाने वाला प्रमुख यौगिक क्या? यूरिक अम्ल, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्जिलेट, या कैल्शियम सल्फेट? तो इन कैल्शियम का तो ऑप्शन सारा का सारा जो है इसमें से ना कार्बोनेट होता है, ना कैल्शियम सल्फेट होता, ऑक्जिलेट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है मानव वृक्क अश्मरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है, तो वो कैल्शियम ऑक्जिलेट है। कैल्शियम ऑक्जिलेट। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा अंग निम्नलिखित में से वह कौन अंग वह निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जिसमें पानी, वसा, विभिन्न उपापचयी, कैटाबोलिक अपशिष्ट उत्सर्जित होते हैं? यानी वह अंग कौन सा है जिसमें पानी यानी H2O, वसा तथा विभिन्न अपचय जो पचे ना हो, कैटाबॉलिक
अपशिष्ट उत्सर्जित होते हैं वो कौन सा अंग है? तो आप सभी जानते हैं वो हमारा वृक्क है। ऑप्शन नंबर इज द राइट ऑप्शन दिस क्वेश्चन। ना त्वचा है, ना प्लीहा है, ना ही लार ग्रंथि है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आ जाते हैं। वृक्क जिसको हम किडनी कहते हैं, ये कार्यात्मक यूनिट है। तंत्रिका तंत्र है? नहीं। ग्लोमेरुलस है? नहीं। वृक्काणु या नेफ्रॉन है? मूत्रवाहिनी नहीं है। तो वृक्काणु या यहाँ पे वृक्काणु या फिर जो है नेफ्रॉन जो है क्या है? हमारे वृक्क की कार्यात्मक यूनिट है, इकाई है। क्वेश्चन 2 बार पीछे आ चुका था। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। मूत्र बनता है कहाँ पर? संग्राहक वाहिनियों में नहीं, यहाँ तो एकत्रित होता है। कैलिसीज में नहीं, मूत्र वाहिनियों में नहीं, मूत्राशय में। तो कहाँ पर बनता है? ये जो है संग्राहक वाहिनियों में बनता है। मूत्र कहाँ पे बनता है? वाहिनियों में। ठीक है ना। ये बाकी 3 ऑप्शन जो हैं कैलिसीज और मूत्रवाहिनी और मूत्राशय, यहाँ पर मूत्र नहीं बनता है। बनता कहाँ पर? संग्राहक वाहिनियों में। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि मनुष्य के शरीर में वो भी बनता था, यहाँ पे कह रहा कि मनुष्य के शरीर में मूत्र कहाँ पर एकत्रित होता है? मनुष्य के शरीर में मूत्र कहाँ पर एकत्रित होता है? गुर्दे में नहीं, मूत्राशय में, यकृत में, नेफ्रॉन में। कर दीजिए नेफ्रॉन, यकृत कर दीजिए, गुर्दे कर दीजिए, मूत्राशय। इसका सही ऑप्शन बी, मूत्राशय में क्या होता है? मूत्र एकत्रित होता है। अब आगे क्वेश्चन नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये कि मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? मूत्र का पीला रंग जो है किसकी मौजूदगी के कारण होता है? पित्त के कारण, लसिका के कारण, कोलेस्ट्रॉल के कारण या यूरोक्रोम के कारण? यह ऑप्शन है यूरोक्रोम। क्या है? यूरोक्रोम। तो ध्यान दीजिएगा, पित्त के कारण तो नहीं, ये भोजन को पचाने में सहायक होता है। लसिका तो हमारे रक्त में पाई जाती है। कोलेस्ट्रॉल जो भी रक्त में होता है, यूरोक्रोम, इसके कारण जो है हमारा मूत्र कैसा दिखाई देता है? पीला रंग का दिखाई देता है। यूरोक्रोम के कारण मूत्र कैसा दिखाई देता है? पीले रंग का। यानी क्वेश्चन नंबर 16 का डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलिए 17 पर चलते हैं। कह रहा कि मूत्र के श्रावण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? वह औषधि जो मूत्र के श्रावण को बढ़ा देती है उसको क्या कहते हैं? तो उसका नाम है एड्रीनेलिन नहीं, तो मानव हार्मोन्स है। मोनो यूरेटिक या डायूरेटिक या ट्रायूरेटिक। तो जो मूत्र के जो है श्रवण को बढ़ा देती है उस औषधि का नाम है डायूरेटिक। कौन सी औषधि है? डायूरेटिक जो है मूत्र के श्रवण को बढ़ा देती है। अगला है मूत्र का सामान्यतया नहीं पाया जाता है घटक। मूत्र में कौन सा घटक नहीं पाया जाता? इसमें से यूरिया तो 100% पाया जाता है, क्रिएटिनिन, एल्बुमिन या सोडियम। तो यहाँ पर जो सोडियम नहीं बल्कि एल्बुमिन ऑप्शन है। एल्बुमिन। ठीक है, एल्बुमिन ऑप्शन जो है, यही वाला जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन एल्बुमिन ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घटक मूत्र का असामान्य घटक? निम्नलिखित में से कौन सा घटक मूत्र का असामान्य घटक है? क्रिएटिनिन है, यूरिया है, यूरिक एसिड है या फिर कीटोन निकाय है? कीटोन निकाय। तो कीटोन निकाय इसका जो है ऑप्शन राइट है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक मूत्र का असामान्य घटक है? तो वो कीटोन निकाय है। कौन सा है दोस्त? कीटोन निकाय। जिसका आंसर आपको पता है कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए, मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ। ठीक है ना, और बारी बारी से और कोशिश भी करता हूँ सबके कमेंट का जो रिप्लाई भी दे सकूँ। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सामान्यतया मूत्र में पाया जाता है? कौन सा पदार्थ सामान्यतया मूत्र में पाया जाता है? तो क्या पर रक्त प्रोटीन, क्रिएटिनिन, लाल रक्त कणिकाएं या फिर श्वेत रक्त कणिका? इनमें से ना ये पाई जाती, ना ये पाई जाती, ना रक्त प्रोटीन। ये पाई जाती क्रिएटिनिन। क्या पाई जाती है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे काफ़ी क्वेश्चन जो है, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? रक्त में। रक्त में तो यूरिया की मात्रा कम होती है। हृदय में गलत, पसीने में थोड़ी बहुत होती है, और मूत्र में सबसे ज़्यादा जो है यूरिया पाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा कहाँ पाई जाती है? तो वो मूत्र में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ आते हैं। 22 में है कि स्तनधारी, जो स्तनधारी होते हैं में यूरिया बनाते हैं। स्तनधारी किस में यूरिया बनाते हैं? स्तनधारी किस में यूरिया बनाते हैं? यकृत में? नहीं। प्लीहा में? नहीं। मूत्राशय थैली में? यहाँ तो मूत्र एकत्रित होता है। बनता कहाँ पर है? बनता है ऑप्शन नंबर बी में ना, यानी गुर्दे या वृक्क में। ठीक है, तो गुर्दे या वृक्क। यहाँ पे देखिए स्तनधारी किस में यूरिया बनाते हैं। अच्छा, यूरिया बनाने की बात करा, ना कि साबित करने की। तो यूरिया बनती है दोस्त लीवर में, इस बात को याद रखिएगा। यूरिया का निर्माण कौन करता है? लीवर करता है, लीवर यकृत करता है। ठीक है, इस बात, ये ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ये तो यहाँ ये सब, ये चाहे गुर्दे हो गए, चाहे मूत्राशय में एकत्रित होता मूत्र, और वृक्क जो उसे छानने का काम करता, बनाने का काम तो यकृत करता। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ आते हैं। 23 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से यूरिक अम्ल किसका एक मुख्य घटक नाइट्रोजनस अपशिष्ट है? निम्नलिखित में से यूरिक अम्ल जो है, यूरिक एसिड जो है, किसका एक मुख्य नाइट्रोजनस अपशिष्ट है? किसका है? तो भाई जो अपशिष्ट है, क्या नाम है इसका? यूरिक एसिड किसका मुख्य नाइट्रोजनस अपशिष्ट है? मतलब कौन अपने कह सकते हैं कि विस्टा में जो है क्या करता है, यूरिक नाइट्रोजनस यूरिक एसिड जो है स्रावित करता है। तो वो है मानव नहीं, डायरेक्ट मेढक नहीं, मछली नहीं, पक्षी करते हैं। पक्षी जो है क्या करते हैं, डायरेक्ट यूरिक अम्ल के रूप में नाइट्रोजनस अपशिष्ट निकालते हैं। कौन? पक्षी। कौन? पक्षी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जक उत्पाद, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जक उत्पाद के रूप में यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है? तो बस वही क्वेश्चन घुमा के फिर से हमारे पास आया है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। देखिए वहाँ पक्षी लिखा था, यहाँ गौरैया पक्षी ही है। वो भी क्या करती है, ये करती है उत्सर्जक उत्पाद के रूप में यूरिक एसिड का उत्सर्जन करती है गौरैया, जो कि पक्षी है। ना अमीबा है इसका सही, ना तितलियाँ हैं, और ना ही ऊँट है। कौन है? ऑप्शन सही गौरैया। आगे बढ़ते हैं। क्या इसके बाद भी था? नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ आ जाते हैं। विल्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? विल्स रोग में, विल्स रोग में याद रखिएगा, विल्स रोग में जो हमारी किडनी प्रभावित होती है, किडनी, ना लीवर प्रभावित होता, ना फेफड़ा, ना हृदय। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी द राइट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 25। विल्स जो रोग है उसमें हमारी किडनी क्या होती है? प्रभावित होती है। अब निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि होती? जब निर्जलीकरण हो रहा है तो इसका मतलब है कि शरीर पर जो है पानी की कमी हो रही है। ठीक है ना, तो यहाँ पे पूछा कि निर्जलीकरण के दौरान शरीर पर आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है? शुगर की, शुगर की, सोडियम क्लोराइड नमक की, शुगर की नहीं, सोडियम क्लोराइड की हो सकती है, कैल्शियम फॉस्फेट की, पोटेशियम क्लोराइड की। इसका सोडियम क्लोराइड ऑप्शन सही लग रहा मुझे। हाँ जी, शुगर की हानि नहीं होती है निर्जलीकरण के दौरान, ये नमक की हानि शरीर से हो जाती है, सोडियम क्लोराइड की हानि हो जाती है। ठीक है, इसलिए पसीना वगैरह जो है नमकीन लगता है हल्का। ठीक है, तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ आ जाते हैं हम। भ्रूण की, जो भ्रूण होता है गर्भाशय में, जो भ्रूण होता है कि अपरापोषिक किसमें सहायक होती है? जो अपरापोषिक होती हैं वो किसमें सहायक होती हैं भ्रूण के शरीर में? क्या वो उत्सर्जन में सहायक होती हैं, या श्वसन में, या संरक्षण में, या पाचन में? तो ना वो पाचन में सहायक होती, ना ही संरक्षण में, और ना ही श्वसन में। भ्रूण की अपरापोषिक किस जो सहायक होती हैं वो किस में होती हैं? उत्सर्जन में सहायक होती हैं। किस में सहायक होती हैं? उत्सर्जन में। आगे बढ़ते हैं दोस्त, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ आ जाते हैं। हेमिकार्डेटा, जो हेमिकार्डेटा संघ के प्राणी होते हैं में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? हेमिकार्डेटा के जो प्राणी होते हैं उनमें जिसमें हिमोसिल पाया जाता है उसमें उत्सर्जन किस में होता है? कोशिका गुच्छ में होता है, प्राकवृक्काणु में होता है, मध्य वृक्क में होता है, या पश्च वृक्क में होता है? तो जो हेमिकार्डेट प्राणी होते हैं, ध्यान दीजिएगा, उसमें जो उत्सर्जन की क्रिया होती है वो कोशिका गुच्छ में होती है। किसमें होती है? कोशिका गुच्छ में होती है, याद रखिएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि स्वेदन निम्नलिखित में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? स्वेदन,
स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? शरीर की गंध को निकालने के लिए, सामान्य स्वास्थ्य सुधार के लिए। जो स्वेदन मतलब पसीना जो होता है, स्वेदन स्वेदन मतलब होता है पसीने का निकलना, किसके लिए महत्वपूर्ण होता है? तो किसके लिए? शरीर की गंध को निकालने के लिए, सामान्य स्वास्थ्य सुधार के लिए, त्वचा में रंध्र छिद्र खोलने के लिए, शरीर तापमान को नियमित करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी द राइट ऑप्शन। पसीना हमेशा जो हो जब होता है तो शरीर का तापमान क्या हो जाता है? इससे नियंत्रित करने के लिए पसीना होता है, और साथ ही साथ उत्सर्जन का भी काम करता है, इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पर आ जाते हैं, और ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। और स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित हैं। जो स्तनधारी होते हैं उनमें श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित है। किससे संबंधित है? अतिरिक्त लवणों को निकालने में, या नाइट्रोजनी अपशिष्टों को उत्सर्जन में, या ताप नियमन में, या यौन आकर्षण से। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो स्तनपायी होते जैसे हम लोग होते हैं, हमारे अंदर जो है जो श्वेत ग्रंथियां होती हैं वो ताप के नियमन में सहायक होती है, शरीर के ताप को नियंत्रित करने में। वैसे तो माना जाए तो ये और ये तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन अगर आपसे एक ऑप्शन देता कि निम्नलिखित में से इसको छोड़कर ये तीन ऑप्शन होते तो तीनों सही हो जाते हैं, लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर आप जो है ताप नियमन को क्या देंगे? सुपीरियरिटी देंगे, वरीयता देंगे, क्योंकि ये ऑप्शन सबसे सही है। ठीक है, आगे बढ़ें। और अब लास्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि हैनले लूप का कार्य संबंधित है। हैनले लूप का कार्य संबंधित किससे? उत्सर्जन तंत्र से, प्रजनन तंत्र से, मूत्रजनन तंत्र से, या तंत्रिका तंत्र से। तो ये उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है हैनले लूप का कार्य। तो ये हमारा अंतिम क्वेश्चन रहा। अब आपके लिए एक क्वेश्चन जो कि मैं कमेंट बॉक्स में देता हूँ, उसका आंसर आप मुझे लिखकर बताएं। आनुवांशिकता के जनक कौन है? आनुवांशिकता के जनक कौन है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा, और साथ ही साथ मैं सभी कमेंट पढ़ता भी हूं, ठीक है ना। तो आनुवांशिकता के जनक कौन है, ये आज का आपका होमवर्क रहा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, और उम्मीद करता हूं कि वीडियो बहुत पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं इसी तरह की और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।